जय हिंद एवरीवन। तो भाई हम कवर कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने क्लाइमेटोलॉजी को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और अब हमारी बारी है कवर करने की द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम को पहले कवर करेंगे। इसमें तकरीबन आपके 2 से 3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स लग जाएंगे। उसके बाद हम उसके बाद ज्योमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी सीरीज जा रही है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप फ्रिक्वेंटली इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू कमेंट अबाउट इट। कमेंट भी कीजिए कि भाई मेरी टीचिंग वे आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड हाउ दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू इन द CDS, CAPF और NDA प्रिपरेशन। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। सबसे पहले टर्म आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या हो? देखो, गैलेक्सी अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो गैलेक्सी एक ह्यूज मास होता है। इस चीज का ह्यूज मास, ये मास होता है भाई हमारे स्टार्स का। इसमें स्टार्स होते हैं, इसमें नेबुलाई होते हैं। ठीक है, इसमें इंटरस्टेलर मटेरियल होता है। इंटरस्टेलर मटेरियल जिसमें आपका कॉस्मिक डस्ट आ जाती है। ठीक है, ये सब के सब मटेरियल्स होते हैं और ये सारे के सारे मटेरियल आपके हेल्ड किए जाते हैं एक ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा। ये ग्रेविटेशनल पुल इन सारे मटेरियल्स को आपस में बांध के रखता है ना। तो इस तरीके से हमारी गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी कैसे बनती है भाई? गैलेक्सी आपकी बेसिकली फॉर्म करना स्टार्ट करती है, हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड। ऐसे बड़े बड़े बादल बनते हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े। ठीक है, इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं? इन क्लाउड्स को हम बोलते हैं नेबुला। ये क्लाउड्स आपके नेबुला कहलाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो ग्रोइंग नेबुला है ये आपके लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस बना लेते हैं। ठीक है, गैस के ऐसे और छोटे छोटे सॉलिड टाइप के आपके डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो देखो आपने ये क्लाउड्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्लाउड्स वाले कंसेप्ट में बीच में एक आपका न्यूक्लियाई होता है, उसके आसपास क्लाउड डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही इसके अंदर भी क्लम्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो आपके सॉलिडिफाई होने लगते हैं, वो हमारे डेवलप होने लगते हैं। ये क्लम्स आपके क्या करते हैं? ये क्लम्स और भी ज्यादा डेंसर गैसियस बॉडीज में कन्वर्ट होने लगती है, ग्रो करने लगती है एंड देन आपका जो है वो स्टार्स एंड बाकी सारी चीजें की फॉर्म होती है। तो सिंपलर वे में देखा जाए तो हमारी गैलेक्सी इस तरीके से फॉर्म होती है। अब गैलेक्सी अगर कैटेगराइजेशन देखा जाए तो गैलेक्सी 2 टाइप की होती है। पहली होती है रेगुलर। रेगुलर में क्या आता है? रेगुलर में आती है स्पाइरल, जैसे कि भाई हमारी गैलेक्सी है ना। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। दूसरी तरफ आपकी इलिप्टिकल आ जाती है। ठीक है, इलिप्टिकल में हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आ जाती है। ठीक है, एंड्रोमेडा जो है ये क्लोजेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी से। ये तकरीबन सॉरी स्पाइरल गैलेक्सी है बेसिकली। ये हमारी वाली जो है वो इलिप्टिकल है। ठीक है, तो ये आ जाती है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। बहुत दूर है भाई बहुत दूर है। अभी तक हमने अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं किया है, हमारी गैलेक्सी तो दूर की बात है। और गैलेक्सी छोड़िए भाई, हमारा जो पड़ोसी वाली गैलेक्सी है वो बहुत दूर की बात। ठीक है, मतलब जब आप इन चीज़ों को सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने इनसिग्निफिकेंट हैं अगर हम पूरे यूनिवर्स को देखा जाए। वी इवन डू नॉट हैव फुली एक्सप्लोर्ड आवर सोलर सिस्टम। हमने अपने सोलर सिस्टम को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो बाकी गैलेक्सीज एंड सबकी बातों छोड़ ही दी है। ठीक है, तो ये पूरा फिनोमेना हमारा क्या होता है? गैलेक्सी का होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ अ स्टार, कि भाई स्टार बेसिकली किस तरीके से फॉर्म होते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार हमारी होती है ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज होती हैं। ये क्या करती हैं? इनकी खुद की ओन लाइट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, रेडियंट एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी गिव ऑफ भी करते हैं। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग गैसेस के बने हुए होते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले भाई स्टार की जो लाइफ और नेबुला से स्टार्ट होती है, यानी कि एक क्लाउड के तौर पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक क्लाउड जो आपका डस्ट और गैस का बना हुआ है, उसके तौर पे हमारा एक स्टार यानी कि नेबुला की फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो सबसे मेन सीक्वेंस आता है, वो मेन सीक्वेंस में हमारा आ जाता है रेड जाइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट में क्या होता है भाई? ये जो हमारा नेबुला था,
इस नेबुला जब और ज्यादा डेंस हो जाता है तो इसकी जो आउटर लेयर्स है ना, ये उसकी आउटर लेयर्स एक्सपेंड करने लगती हैं, बहुत ज्यादा हैवी होने लगती हैं। ठीक है, आपकी जो रेड जाइंट में क्या, सॉरी 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 सर सॉरी, मैं इसमें एक पॉइंट भूल गया। नेबुला के बाद में हमारा जो बनता है वो बनता है एडल्ट स्टार। ठीक है, नेबुला के बाद में जो नेक्स्ट आता है इसमें शो नहीं किया, दैट इज एडल्ट स्टार। एडल्ट स्टार में क्या होता है, जो हीलियम कोर होती है नेबुलाई की, जो हीलियम कोर होती है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और उसकी आउटर जो लेयर्स है वो एक्सपेंड होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारा रेड जाइंट। रेड जाइंट में जो आउटर रीजन्स थे इनकी स्वेलिंग होने लगती है, ये आपके रेड होने लगते हैं, है ना, यानी कि स्टार को जो उसका गैगेंटिक जो डायमेंशन है वो मिलने लगता है। उसके बाद में आपका बनता है व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, मैं आपको एक सिंपलर टर्म्स में बता रहा हूँ जो हमारे सीडीएस के लिए जरूरी है, हमें ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना, है ना। तो भाई उसके बाद में बनता है हमारा व्हाइट ड्वार्फ बनता है जब मास स्टार का बहुत ज्यादा मतलब तब रिलेटिवली स्मॉल होता है। तो हमारे सन के कंपैरिजन में जैसे देखा जाए, लाइक हमारा सन जो है उसका मास बहुत कम है अगर हम ओवरऑल पूरे गैलेक्सी वगैरह को देख रहे हैं, है ना। तो द गैसेस दैट रीच द आउटर लेयर आर एक्सपेल्ड, ये जो गैसेस थी भाई आउटर लेयर की, ये आपकी एक्सपेल हो जाती हैं। और ये जो भाई बीच का जो हमारा स्टार रहता है ये क्या होता है, ये आपका ठंडा होने लगता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और यही जो स्टार है ये बाद में जाके आपका व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, यानी कि ये डेड हो जाता है। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद में ये डेड स्टार कहलाता है, यानी कि ये अपने अंदर जो जमी हुई हीट है उस हीट को रेडिएट करके शाइन करता है। ठीक है, इसमें और भी फिनोमेना होते हैं, लाइक हमारा रेड सुपर जाइंट बनता है। रेड सुपर जाइंट बनने के बाद में सुपरनोवा बनता है, सुपरनोवा बनने के बाद न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और ब्लैक होल्स भी बन सकते हैं। लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना, वो सब बहुत सीडीएस के लेवल से देखा जाए तो काफी हाई लेवल की चीज हो जाती है, उसमें हमें नहीं जाना। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि भाई हमें सारी उस टेक्निकलिटीज में जाना है। देखो, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जाओ, लेकिन अगर आप सीडीएस को निकालना चाहते हो, टाइम कम है, तो फिर उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना है ये एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई सबसे नियरेस्ट स्टार की तरफ, है ना। तो जो सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे पास पड़ता है, अर्थ के पास में पड़ता है, दैट इज सन। सन सबसे नियरेस्ट स्टार है। उसके बाद भाई कौन सा पड़ता है, उसके बाद में पड़ता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आ जाता है और उसके साथ दूसरा आ जाता है अल्फा सेंचुरी। ये भाई हमारे जो है ये सबसे नियरेस्ट स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं। और हमारी विसिनिटी में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आता है आपका सीरियस, है ना, सबसे ब्राइट, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशंस मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक इमेजिनरी शेप बनाते हैं स्काई में नाइट के टाइम पे, उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जैसे कि भाई हमारा ओरायन हो गया, ठीक है, ओरायन के बाद में बिग डिपर हो गया, एंड ग्रेट बेयर हो गया, ठीक है, कैसोपिया हो गया, ये सब हमारे क्या है कॉन्स्टलेशन। अब जैसे ग्रेट बेयर की बात कर रहे हैं तो ग्रेट बेयर में आपके एक तो अर्सा माइनर आता है। अर्सा माइनर को हिंदी में कहा जाता है लघु सप्तऋषि। ठीक है, सॉरी, सप्तऋषि। ठीक है, और उसके बाद में आपका अर्सा मेजर आ जाता है। अर्सा मेजर को कहा जाता है विराट सप्तऋषि। ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम। फिर हम एक क्या करेंगे, प्रॉपर सोलर सिस्टम की बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे सोलर सिस्टम में और कौन कौन सी बॉडीज हैं और कौन कौन से फिनोमिनास होते हैं। तो सबसे पहले बात होगी सन की, जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे मौजूद है। सन क्या है, सन एक स्टार है, किससे बना हुआ है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन सी गैसेस से बना हुआ है, खासकर हाइड्रोजन से जो कि 70% है, हीलियम से जो कि 26.5% है, और अदर गैसेस जो आपकी 3-3.5% प्रेजेंट है। अब सन जो है ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है ना। और प्लैनेट जो है वो उसके आसपास क्या कर रहे हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत तगड़ा है। सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना तगड़ा है कि सारे प्लैनेट इसको छोड़ के जाने की सोच ही नहीं सकते,
वो क्या है, एक ऑर्बिट में उसके आसपास ही घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड है सन से। ठीक है। अब सन क्या करता है, सन आपका कंटिन्यूसली एनर्जी गिव अप करता है, गिव ऑफ करता है। किस फॉर्म में गिव ऑफ करता है? सबसे पहले तो भाई विजिबल लाइट के फॉर्म में। ये जो सूर्य की रोशनी है ये विजिबल लाइट हो जाती है जो हमें दिखती है। इसके साथ साथ कुछ जो नहीं दिखती हैं उसमें इंफ्रारेड आ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, ठीक है, गामा रेज आ जाती हैं, रेडियो जो वेव्स हैं वो भी आ जाती हैं, और प्लाज्मा जो है भाई आपकी गैस है वो भी आ जाती है। ठीक है। जो कोर होती है सन की, भाई कोर होती है सन की, इसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो आपके फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, और कंप्रेशन की वजह से क्या करते हैं फिर ये हीलियम क्रिएट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें आता है भाई हमारा कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या है? ठीक है, कन्वेक्शन जोन ये जो पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना, ये आपका सन की कोर के बाद वाला इलाका है। ठीक है, सन की कोर के बाद वाला इलाका है, इसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या है? फोटोस्फेयर भाई आपका कन्वेक्शन जोन के जो बाहर वाली लेयर है ये वाली, ये आपकी एक ब्राइट आउटर लेयर है ना, सन के बाहर वाली, जो आपकी पूरी की पूरी रेडिएशन गिव ऑफ करती है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जाती है वो आपकी फोटोस्फेयर से ही जाती है, खासकर विजिबल लाइट। ठीक है, ये आपकी कहां से जाती है? फोटोस्फेयर से ही जाती है। फिर उसके बाद क्रोमोस्फेयर आ जाता है जो फोटोस्फेयर के भी बाहर है ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है फोटोस्फेयर से। ये आपका एक थिन लेयर होती है, ये ज्यादा मोटी लेयर नहीं होती है, ये थिन लेयर होती है हॉट बर्निंग गैसेस। ये हमारा क्रोमोस्फेयर हो गया। उसके बाद भाई आता है कोरोना। कोरोना वायरस नहीं, बट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर। ये सन के एटमोस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये आपको किसके फॉर्म में दिखती है? ये आपको ये जो स्पेक्ट्रिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही है ना, इस फॉर्म में आपको दिखाई देती है। और ये क्या करती है? ये आपका आयरन, कैल्शियम और निकल के आयंस एमिट करती है। ठीक है, ये आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। फिर फर्दर कुछ और कंसेप्ट आ जाते हैं सन के साथ में, लाइक सोलर विंड्स क्या होती है ना। सोलर विंड जैसा मैंने अभी आपको बताया, सन कंटिन्यूसली एमिट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। स्ट्रीम्स जो होती हैं भाई चार्ज पार्टिकल्स की, सोलर फ्लेयर्स वगैरह होती हैं, उसको कंटिन्यूसली एमिट करता है अपने अपर एटमोस्फेयर से, हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शंस में। तो जब ये भाई आपकी आंखें टकराती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो फिर क्या होता है भाई, ये हमारी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसको डेंजर पोज करती है। तो ये सोलर विंड्स होती है। यही सोलर विंड्स बाद में जाके आपके जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर देती है। इसके साथ साथ कुछ ब्राइट स्पॉट्स होते हैं सन पे, इनको प्लेक्स कहा जाता है। कुछ भाई हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं सन पे, इनको सन स्पॉट्स कहा जाता है। फिर एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है ऑरोरा। ऑरोरा क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई सन क्या कर रहा है, सोलर फ्लेयर छोड़ रहा है, सोलर विंड छोड़ रहा है, आपकी चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ रहा है। ये चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में आके टकराते हैं, है ना, टकराने के बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, हमारी आयनोस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं, ये मैंने आपको पहले क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था, आयनोस्फेयर में जब ये एंटर करते हैं तो क्या होता है, दोनों की टकराहट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से अर्थ के अपर एटमोस्फेयर में आपको ऑरोरल डिस्प्ले देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की आपको ये जो ब्राइट लाइट्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में इन लाइट्स को कहा जाता है ऑरोरा बोरेलिस। ठीक है, यानी कि नदर्न लाइट्स। और जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि साउथ पोल के पास में होती है तो इनको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, यानी कि सदर्न लाइट्स। ठीक है, ये तो ऑरोरा हो गया। अब उसके बाद में दूसरा टर्म जो मैंने आपको बताया था, जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम। जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम क्या होता है? तो जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम का मतलब होता है एक मैग्नेटिक स्ट्रॉम जो एक टेम्परेरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में, जो कि सोलर विंड शॉक वेव की वजह से होता है। ये जो आपके पाउट्स आ रहे हैं सोलर विंड्स के, सोलर फ्लेयर्स के, है ना, ये क्या करते हैं, शॉक वेव क्रिएट करते हैं, अर्थ के आयनोस्फेयर में जाके टकराते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये होता है भाई हमारा जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम। नेक्स्ट,
फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात होगी, है ना। तो देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या होता है, स्टार्स, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स हमारे होते हैं लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस, है ना, जो कि एक नेबुला के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन लम्प्स के बीच में, ये क्या करती है, एक कोर बना देती है गैस क्लाउड की, और एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन जाती है गैस की और डस्ट की, गैस कोर के आसपास बन जाती है। यानी कि ये हमारा एक क्लाउड था गैस का और डस्ट का स्पेस में, यानी कि नेबुला था। अब ये जो क्लाउड ऑफ जो है गैस का और डस्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है ग्रेविटी की वजह से, यानी कि सिकुड़ने लगा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये क्लाउड जो है गैस का और डस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है और ये आपकी हीट एमिट करने लगता है। अब ये हीट क्यों एमिट करता है, इसका जो रीजन है काफी हद तक मिस्टीरियस है ना। वी आर कंटिन्यूसली, वी आर का मतलब मैं नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली हीट कहाँ से आती है। ठीक है, तो स्टार्स क्या करते हैं, हीट और जो लाइट है वो एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे आपके जो क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होने लगे हैं, हीट करने लगे हैं, तो ये एक ऐसी रोटेटिंग डिस्क टाइप की बना लेते हैं, है ना। ये हैवी कोर टाइप की होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो गैस क्लाउड होता है आपका, वो कंडेंस्ड होने लगा था, उसके आसपास का जो मैटर था कोर के आसपास, वो आपके स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में बनने लगा। ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कोहेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ये आपके डेवलप हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है प्लैनेटसिमल्स। ये प्लैनेटसिमल्स में डेवलप हो जाते हैं, है ना। जो लार्जर बॉडीज होती हैं वो आपस में टकरा के, यानी कि कोलाइजन की वजह से बनने लगती हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हर बॉडी का अलग होता है, जिसकी वजह से मटेरियल आपस में चिपक जाते हैं, एंड देन आपका फॉर्मेशन हो जाता है स्टार्स का। यानी कि ये जो क्लाउड था गैस का और डस्ट का, एक कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, हीट अप होने लगा, ये रोटेटिंग डिस्क बन गया। जब डिस्क आपकी बहुत ज्यादा हॉट हो गई, बहुत ज्यादा डेंसिटी उसमें आ गई, तो सन इसके सेंटर में बन जाता है ना। सन इसके सेंटर में बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो गैस का क्लाउड था वो कंडेंस्ड और ज्यादा फर्दर होता है, मैटर कोर के आसपास, सन के आसपास डेवलप होने लगता है छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में। ये जो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कोहेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, आपके प्लैनेटसिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज बॉडीज आपस में टकराती हैं, कोलाइजन्स करती हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी छोटी छोटी जो बॉडीज होती हैं वो बन जाती है, एंड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत हजारों लाखों करोड़ों साल के टाइम फ्रेम में ये आपकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, राउंड हो जाती है। यही बन जाते हैं हमारी प्लैनेट। तो प्लैनेट्स भाई क्या होते हैं, प्लैनेट्स भाई हमारे होते हैं सेलेस्टियल बॉडी। एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रही है एक स्टार के आसपास, इस केस में सन के आसपास। सन जो भाई हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है ना। 8 प्लैनेट्स की बात की जाए तो भाई उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है, इनको इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपके कहाँ लाई करते हैं, ये लाई करते हैं भाई सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, बाकी के जो भाई आपके 4 प्लैनेट्स हैं, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है या फिर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। अब इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके जो है वो अर्थ लाइक होते हैं, यानी कि इनका जो सरफेस है वो अर्थ की तरह होता है, टेरेस्ट्रियल टाइप का होता है। ये रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं, काफी हाई डेंसिटीज होती है इनके बीच में, है ना। बाकी को जोवियन यानी कि गैस जाइंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। गैस जाइंट प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जोवियन सबसे पहले बात इसीलिए है क्योंकि ये जुपिटर की तरह है ना। इनमें से जो प्लैनेट्स है ये ज्यादातर हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ज्यादा बड़े हैं, इनका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ रहता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी गैसेस की इतनी ज्यादा हाई होती है कि इनके ऊपर कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता। ठीक है, गैस जाइंट प्लैनेट्स होते हैं, गैस के बने होते हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट आते हैं डॉर्फ प्लैनेट। तो भाई एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो सन को ऑर्बिट करती है उसको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। अब होता क्या है कि इनके पास में सफिशिएंट मास होता है सेल्फ ग्रेविटी के लिए, यानी कि इनकी खुद की भी एक ग्रेविटी होती है जो रिजिड कर बॉडी फोर्सेस को ओवरकम करती है और एक राउंड शेप एक्वायर कर लेती है, नियरली राउंड शेप एक्वायर कर लेती है हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक है, इनका जो आसपास का ऑर्बिट होता है, नेबरहुड होता है, वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इनके कोई मून या सैटेलाइट जनरली नहीं पाई जाती है। 5 भाई हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। एक तो है सेरिस, एरिस, होमिया, मेग्निक एंड प्लूटो, जो कि भाई आप सॉरी प्लूटो के साथ एक और है सीडान, जो कि जनरली क्या करता है भाई हमारा प्लैनेट्स में आता जाता रहता है। ठीक है,
तो प्लेनेट अभी प्लूटो का स्टेटस है कि भाई ये डॉर्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट इसमें आता है भाई मरकरी। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी जो है भाई वो इनर मोस्ट और स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। कोई भी सैटेलाइट भाई मरकरी की जो है नहीं पाई जाती। मरकरी पे एक दिन यानी कि अर्थ पे 59 अर्थ के दिन हो जाते हैं। हमारे 2 महीने और मरकरी का एक दिन होता है। इनर मोस्ट और स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है, सबसे क्लोजेस्ट है सन के। सेकंड डेंसेस्ट प्लेनेट है, कोई मून्स नहीं है, कोई रिंग नहीं है। ये आपका सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट की कैटेगरी में भी आता है ना। सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भाई जो है वो है वीनस। इसके सरफेस पे सीजन्स नहीं पाए जाते, है ना। इसके सरफेस पे सीजन्स नहीं पाए जाते। इसका जो टिल्ट है काफी स्मॉल है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। और ये आपके अर्थ के मुंह से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। फास्टेस्ट प्लैनेट है ये। क्या बोलते हैं, सन का चक्कर तकरीबन 88 अर्थ डेज में लगा लेता है। 88 अर्थ डेज कितने हो जाते हैं भाई, तकरीबन हमारा 1.5 दिन से थोड़ा ऊपर का करीब। ठीक है, मतलब 3 महीने के आसपास का जो टाइम है उसमें ये सन का चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती। वीनस का एक दिन जो होता है वो हमारे 243 डेज के बराबर रहता है। इसको सिस्टर या फिर ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ के काफी नजदीक है। इसके मास और साइज की वजह से भी इसको कहा जाता है। सरफेस जो वीनस का है ना, ये एक ओपेक लेयर ऑफ क्लाउड से छुपी हुई है ना। जो आपके किसके बने हुए हैं, जो आपके बने हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी वजह से इसकी सरफेस जो है वो विजिबल नहीं होती। ये जो थिक एटमॉस्फेयर होता है ये क्या करता है भाई, ये आपके पूरे वीनस के सरफेस को ढका हुआ है, जिसकी वजह से एक रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। यानी कि नीचे की जो गैसेस है वो एस्केप होना चाह रही हैं लेकिन एटमॉस्फेयर वापस उसको वीनस पे ही भेज देता है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाता है। अब वीनस के बारे में एक खास बात है, वो ये कि ये बाकी प्लैनेट से अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होता है। इसको कहा जाता है रेट्रोगेट रोटेशन। यानी कि इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। बाकी प्लैनेट्स का क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसकी ब्राइटनेस की वजह से जनरली आपको सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम, शाम के टाइम आपको वीनस जो है नेकेड आई से भी विजिबल हो जाए। फिर आता है मार्स। मार्स का एक दिन भाई अर्थ के 24 घंटों के आसपास ही रहता है। ठीक है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि आयरन मिनरल्स आपके मार्शियन सॉइल में जो मिलती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और एक रेड कलर देती है। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जिजेरो क्रेटर भी है। जिजेरो क्रेटर क्या है भाई आपका, ये 45 किलोमीटर वाइड क्रेटर है जो मार्शियन इक्वेटर के थोड़ा नॉर्थ की तरफ लाई करता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिलते हैं कि मार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थोड़ा गर्म हुआ करता था, थोड़ा पानी वगैरह भी इसमें मिला करता था और एटमॉस्फेयर इसका थोड़ा थिक हुआ करता था। मार्स आपका बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो अर्थ की तरह इसमें भी आपको पोलर आइस कैप्स देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके जो पोल्स है वहां पर आइस के फॉर्मेशन के एविडेंस मिलते हैं। सीजन्स अर्थ की तरह ही है यहाँ पे, लेकिन वो थोड़े से क्या है, ज्यादा बड़े रहते हैं, ट्वाइस बड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ समर रहती है वही तकरीबन 4-5 महीने की, है ना। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वही वहां पे क्या रहेगा, तकरीबन आपका 8-10 महीने तक की रहेगी। ठीक है, रेड प्लैनेट है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पर एक पर्वत आता है जिसको कहा जाता है ओलंपस सॉरी ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। ये टॉलेस्ट माउंटेन है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सिस्टम में। सबसे टॉलेस्ट माउंटेन आपका ओलंपस मॉन्स है। इसके जो नोटेबल मून्स हैं वो है फोबोस एंड डाइमोस। फिर जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। इसका एक दिन यानी कि हमारे 10 घंटे। गैस जाइंट प्लैनेट है, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके तकरीबन मेरे ख्याल 70+ 95 के आसपास मून्स है ना। 95 के आसपास इसके मून्स है जिनको आइडेंटिफाई किया है। अब इसके मून्स में आपके जो प्रोमिनेंट हैं वो है गैलीलियन मून्स, यानी कि जिनको गैलीलियो ने खोज निकाला था। आइयो, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो, ये सारे के सारे यहाँ विजिबल हो रहे हैं। जुपिटर बाकी प्लेनेट से देखा जाए तो इसका साइज ट्वाइस है। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए, उन सबको कंबाइन करके ट्वाइस कर दिया जाए तो भाई हमारे जुपिटर का साइज आता है ना। इसमें ये आपको ग्रेट जाइंट स्पॉट भी दिखता है। ये ग्रेट जो रेड स्पॉट है भाई यहाँ का, ये सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रॉम है।
जो भाई आंधी चल रही है यहाँ पे, जाने कितने सालों से चल रही है, जो अर्थ से भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, हाईएस्ट ग्रेविटी होती है सारे 8 प्लैनेट्स में। अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो 90% हाइड्रोजन मिलेगी, 10% हीलियम मिलेगी, और ये तकरीबन एटमॉस्फेयर जो है वो सन के जैसा ही है। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न पे एक दिन यानी कि हमारे 10.7 आवर, इसके 146 मून्स है। प्रोमिनेंट जो भाई सैटेलाइट है, प्रोमिनेंट जो मून है वो है टाइटन। ठीक है, बाकी जाइंट प्लैनेट्स की भी रिंग्स हैं, ठीक है, यूरेनस की, नेपच्यून की, इन सब की भी रिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विजिबल और स्पेक्टेकुलर जो है वो सैटर्न की है। 3 इसकी जो रिंग्स है वो सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड, सबसे ज्यादा अच्छे से विजिबल होती है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, डायमीटर और मास के हिसाब से लीस्ट डेंसिटी है सोलर सिस्टम में। जितनी ज्यादा एनर्जी इसको सन से मिलती है उतनी ज्यादा एनर्जी ये क्या करता है, उतनी ज्यादा एनर्जी ये वापस भेज देता है। सैटर्न आपका पेल येलो कलर में अपियर होता है क्योंकि इसके अपर एटमॉस्फेयर में आपके पाए जाते हैं अमोनिया के क्रिस्टल। नोटेबल मून्स में कौन कौन से भाई, टाइटन है, रिया है, और एनक्लेडस है, टेथिस, डायोन, और ये सब भाई इसके अलग अलग मून्स। फिर आ जाता है यूरेनस। यूरेनस पे एक दिन यानी कि हमारे 17 घंटे। यूरेनस के तकरीबन 27 मून्स हैं। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम प्लस मीथेन का बना हुआ होता है ना। ये क्या करता है भाई, ये 90 डिग्री ऑर्बिट पे ही रोटेट करता है। इसका जो यूनिक टिल्ट है इसकी वजह से हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि भाई अपने साइड पे स्पिन हो रहा है। ये कोल्डेस्ट प्लेनेट भी हमारे सोलर सिस्टम का वॉयेजर 2 जो है भाई आपका ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो यूरेनस के ऊपर से फ्लाई होके गया है। इसके अगर हम मून्स की बात करें तो भाई इसमें आ जाता है ओबेरॉन, टाइटेनिया, मिरांडा, अम्ब्रियल, ठीक है, एरियल वगैरह। अब इसके मून्स की एक नेमिंग की खास बात है, अगर आप इनके मून्स को देखेंगे तो इसके मून्स के जो नाम है वो शेक्सपियर के प्ले के अलग अलग कैरेक्टर्स पे रखे गए, है ना। तो शेक्सपियर के प्ले के कैरेक्टर्स पे इसके मून्स के नाम रखे गए। यूरेनस हो गया। नेक्स्ट भाई आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून पे एक दिन यानी कि हमारे यहाँ के 16 घंटे। अब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी यूरेनस के जैसा ही है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। तो इसको सिस्टर प्लैनेट ऑफ यूरेनस कहा जाता है। इसके 13 मून्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद अच्छा एक और चीज थी, एक पॉइंट भूल गया हूँ। हाँ, सैटर्न के जो आपके मून्स है ना, इनका नाम जो रखा गया है ना, इनका नाम जनरली जो ग्रीक गॉड्स हैं, ग्रीक जो गॉड्स एंड गॉडेसेस है ना, उनके ऊपर रखा गया है। ठीक है, कैलिप्सो, मेथोन, हाइपेरियन, पेंडोरा वगैरह वगैरह। फिर हम आते हैं आगे दूसरे कंसेप्ट पे, सॉरी प्लूटो पे आते हैं भाई। प्लूटो का एक दिन यानी कि हमारे यहाँ के 6.4 अर्थ डेज। ठीक है, ये आपका कहाँ लाया करता है, ये आपका लाया करता है कुइपर बेल्ट। ठीक है, इसके तकरीबन 5 मून्स पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा डॉर्क प्लेनेट की कैटेगरी में है। अब हम नेक्स्ट आते हैं एस्टेरॉइड्स की तरफ। एस्टेरॉइड्स तो देखो भाई, मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था प्लैनेट्स का, है ना। प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो प्लेनेटरी फॉर्मेशन के रेमेनेंट्स हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, सन का ऑर्बिट कर रहे हैं एक जोन में, जो कहाँ लाई करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जोन लाई कर रहा है, वहां ये आपके पाए जाते हैं। ये आपका है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, ये आपकी जो जितनी पत्थर टाइप के, एस्टेरॉइड टाइप के हैं, ये आपके प्लैनेट्स बन सकते थे लेकिन नहीं बने। ठीक है, नहीं बने किसी भी रीजन की वजह से। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है भाई सीरीज। ठीक है, अब क्या होता है भाई, ये तो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन इसके बाद भाई हमारे मीटेरॉइड्स, मीटियोर और मीटेराइट आते हैं, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब ये एस्टेरॉइड सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने प्यार से भाई यहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लेकिन इनमें से फिर किसी को एकदम से इच्छा होती है कि भाई मैं यहाँ से दूर जाके अपना घर बसा, है ना। तो जब एस्टेरॉइड टूट के आपके ब्रेक ऑफ कर जाते हैं और किसी और जर्नी पे निकल जाते हैं, मान लीजिए अर्थ की तरफ ही आने लगे टूट के, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मीटेरॉइड। सिंपली भाई इस जोन में लाई कर रहे हैं तो एस्टेरॉइड हैं, लेकिन वहां से बाहर निकलने की अगर उनके अंदर इच्छा जागृत हो गई है तो उनको कहा जाएगा मीटेरॉइड। मीटेरॉइड्स क्या है, मीटेरॉइड्स होती है स्मॉल बॉडीज जो आपकी ट्रेवल कर रही है स्पेस में, है ना।
मीटेरॉइड्स हमारी स्मॉल बॉडीज होती हैं जो एस्टेरॉइड से टूट के ट्रेवल कर रही होती हैं स्पेस में। ठीक। अब ये आपके मीटियोइड्स कब बन जाते हैं? ये आपके मीटियोइड्स तब बन जाते हैं जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर इनको टक्कर देती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और इनकी एक फेयरी जो ट्रेल है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि ऐसा लगता है कि भाई इनके पीछे आग लगी हुई। ठीक है। तो अब ये मीटियोर बन गए हैं। और उसके बाद जब ये अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, हम इनको हाथों में उठा सकते हैं, इस पॉइंट पे जो है इनको कहा जाता है मीटेराइट। ठीक है। जो अर्थ पे गिर गए उनको कहा जाएगा मीटेराइट। नेक्स्ट फिनोमेना इज ऑफ कॉमेट्स। कॉमेट्स भाई क्या होते हैं? कॉमेट्स आपके बने होते हैं आइस और डस्ट के। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इनका ऑरिजिनेशन होता है। इनका जो ऑर्बिट होता है वो भी क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। इनका ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के पास यानी कि सन के पास इनको लेके आता है। एक हेड होता है, एक इनकी टेल भी होती है। इनकी टेल तब ऑरिजिनेट होती है जब ये सन के आसपास में आती है। सबसे ज्यादा जो आपका क्या बोलते हैं वो है प्रोमिनेंट कॉमेट है जो भाई हमारे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ पे विजिबल होता है, उसको कहा जाता है हेलीज कॉमेट, है ना। हर 75 ईयर्स में ये क्या करता है? अर्थ को दर्शन देता है। इससे पहले ये अर्थ के पास में आया था, शायद मेरे ख्याल से 1985 के आसपास आया था, 1984 1985 के पास आया था। अब जो नेक्स्ट टाइम में ये आएगा तो ये मेरे ख्याल से 2048 या 2050 के आसपास आएगा। हर 75 साल में ये आपके अर्थ के पास में आता है। उसके बाद एक आती है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया भी था, स्पेस है ना। तो कार्बन लाइन आपकी बेसिकली वो लाइन होती है जहां पर हमारा स्पेस स्टार्ट होता है ना। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष आपका ऑफिशियली कार्बन लाइन पे स्टार्ट मान लिया जाता है, जो कि अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लाई करती है ना। उसके ऊपर हमारा ऑरोरल डिस्प्ले भी हो जाता है। उसके ऊपर भाई हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह ये सब भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ मून। मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये अर्थ का कंप्लीट ऑर्बिट करती है 28 डेज के आसपास। ठीक है। अपने स्फेरिकल शेप की वजह से ओनली हाफ ऑफ द मून जो रहता है वो एलिमिनेटेड रहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो विजिबल सरफेसेस होते हैं मून्स के उनको कहा जाता है फेजेस ऑफ मून, और वो डेली आपके सेम नहीं होते, है ना। ये डेली सेम नहीं होते। जैसे भाई सबसे पहले हमारा न्यू मून है। न्यू मून यानी कि अमावस्या। अमावस्या के बाद में हमारा वैक्सिंग क्रेजेंट बनता है। उसके बाद में फर्स्ट क्वार्टर बनता है, फिर वैक्सिंग गिबस, और फिर बनता है फुल मून यानी कि पूर्णिमा, पूर्णमासी। फिर आपका उसका मून घटने लगता है, वैनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर, वैनिंग क्रेजेंट, और उसके बाद में फिर से न्यू मून। ये पूरा सर्कल आपका 30 डेज के आसपास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और ये सर्कल आपका 15 डेज में। जैसे अगर हम न्यू मून की बात करें, न्यू मून का फिनोमेना कैसे होता है? जब मून आपका अर्थ और सन के बीच में लाई कर रहा है, तो जो मून का पार्ट भाई हमें विजिबल है वो आपका कंप्लीट डार्कनेस में, यानी कि इस तरीके का दिखाई देता है, यानी कि अमावस्या, अमावस की काली रात। उसके बाद फुल मून आता है। ठीक है। अब बेसिकली फुल मून आपका कब अपीयर होता है? फुल मून आपका अपीयर होता है, सॉरी, फुल मून आपका कब अपीयर होता है? न्यू मून के आने के आपके 14 दिन बाद हमारा फुल मून यानी कि पूर्णिमा की जो रात होती है वो दिखती है। मून भाई इस पोजीशन पे है और ये क्या कर रहा है? अर्थ को पूरी तरह, ये वाला फेस विजुअल है, ये पूरी तरह लाइटेड है ना। तो ये हो जाता है भाई हमारा फुल मून। इसके साथ एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है ब्लू मून का। ब्लू मून क्या होता है? एक आपने फ्रेज सुना होगा ना, वंस इन अ ब्लू मून। तो क्या होता है कि भाई हमारा बेसिकली देखा जाए न्यू मून से फुल मून तक पहुंचने में 15 दिन लगते हैं तकरीबन। ठीक है। लेकिन एक महीने में होते हैं 30 दिन। तो जनरली क्या होता है कि भाई आपका दोबारा फुल मून यानी कि पूर्णिमा आने के चांसेस होते हैं बहुत कम, लेकिन ऐसा होता है। कैसे होता है? मान लीजिए भाई महीने की पहली तारीख पे आपका फुल मून आ गया, तो क्या होगा? एक महीने के अंदर आपके 2 फुल मून अगर हो सकते हैं आराम से। तो जो सेकंड फुल मून भाई हमारा बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको बोला जाता है ब्लूम। इसी से भाई हमारा फ्रेज आया है वंस इन अ ब्लू मून, कि भाई कभी कभार। तो भाई ये बेसिकली हमारा था आ, इसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे हम? ये बेसिकली हम बात कर रहे थे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है।
उनके बाद बारी आती है अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की, हमारे ग्रह की, है ना। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो आपकी नोबल गैसेज हैं, वो बाकी सारी चीजें जो है वो अदर्स में आ जाती है, काफी मिनिस्कल परसेंटेज आ जाती है ना। तो अर्थ बेसिकली, इसका शेप क्या है? इसका शेप चपटा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। पृथ्वी हमारी चपटी नहीं है, वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसको कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, या फिर इसको हम बोलते हैं ज्योइड। ये जैसी आपको दिख रही है बिल्कुल वैसी नहीं है, यानी कि ये स्फेयर तो है, लेकिन ये आपका फ्लैटेंड है। ये कुछ इस तरीके का समझ लो इसको भाई, ये आपका ऐसे है, कुछ इस तरीके का भाई हमारा, है ना। पोल्स पे फ्लैटेंड है, यानी कि दबाया हुआ है, और यहाँ इक्वेटर की तरफ अगर हम देख लेंगे तो ये बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ, है ना। और ये कैसे रोटेट करती है? ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपकी रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, जिसकी वजह से दिन और रात क्रिएट होते हैं। सन के पास में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और इसका जो एक्सियल टिल्ट है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है, वो अगर 90 डिग्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो 23.4 का गैप आता है। तो हमारा जो एक्सियल टिल्ट है वो कितना आता है? 66 डिग्री आता है, 66.5 डिग्री आता है, ठीक है। ये बेसिकली अर्थ की बात हुई। अब कुछ फिनोमिनास देखे जाए जो अर्थ से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि पेरीहेलियन और एपीहेलियन। पेरीहेलियन और एपीहेलियन से भाई हम क्या समझते हैं? देखो, होता क्या है कि अर्थ सन के आसपास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ये ऑर्बिट प्रॉपरली आपका स्क्वायर नहीं है, सर्कल नहीं है, ये आपका होता है इलिप्टिकल, है ना, कुछ इस तरीके का। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ क्या करती है? सन के आसपास घूमती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डिस्टेंस में आपकी चेंज आता है। कभी कभी अर्थ आपके सन के पास बहुत पास होती है, नियरेस्ट पोजीशन में होती है, और कभी आपकी क्या होती है? थोड़ी दूर वाली पोजीशन में होती है। जैसे अगर हम बात करें उससे नॉर्मली, अगर पेरीहेलियन की बात कर रहे हैं, तो पेरीहेलियन भाई कब होता है? पेरीहेलियन यानी कि वो पॉइंट जब आपकी अर्थ सन के नियरेस्ट पॉइंट पे है ना, नियरेस्ट पॉइंट पे जब अर्थ होती है सन के, तब उसको पेरीहेलियन बोला जाता है। ये आपका आता है 3 जनवरी के आसपास। दूसरी तरफ एपीहेलियन होता है। एपीहेलियन का मतलब फारदेस्ट पोजीशन, ये सबसे दूर है। ये सबसे दूर वाला पॉइंट होता है जो अर्थ आपकी सन से होती है। ये आता है आपका 4 जुलाई के आसपास, ठीक है। सिमिलरली दूसरा फिनोमिना आते हैं पेरिकी और अपोजी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि भाई मून जो है वो भी अर्थ के आसपास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो जब मून आपका अर्थ के सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसको बोला जाता है पेरिगी, है ना। पेरिगी में कितना डिस्टेंस होता है? तकरीबन 356,000 किलोमीटर। वहीं जब मून सबसे फारदेस्ट पोजीशन पे होता है अर्थ के, तो इसको कहा जाता है अपोजी। इसमें होता है 407,000 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस भाई जो होता है इनके बीच में कवर किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ और आपके फिनोमेना आ जाते हैं, लाइक इक्विनॉक्सिस आ जाते हैं। इक्विनॉक्सिस का क्या मतलब होता है? इक्विनॉक्सिस का मतलब ये होता है भाई, जब हमारे डे और नाइट की लेंथ होती है बराबर, इक्वल होती है, यानी कि सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड है इक्वेटर पे। सन की जो रेज है वो वर्टिकली क्या हो रही है? इक्वेटर पे डायरेक्ट गिर रही हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? आपका इक्वल अमाउंट ऑफ डे लाइट और डार्कनेस सारे लैटिट्यूड्स पे पहुंचती है, ठीक है। 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं एक साल में। पहला भाई हमारा होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग या फिर इसको बोला जाता है सॉरी 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 सॉरी, हाँ, तो हमारे इक्विनॉक्सेस होते हैं। एक होता है स्प्रिंग, इसको हम जनरली वर्नल भी बोलते हैं, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। अब इस इक्विनॉक्स में क्या होता है भाई? ये इक्विनॉक्स आपका 21 मार्च के आसपास आता है। दूसरा हमारा ऑटोमनल होता है, ऑटोमनल, ठीक है, ये आपका 23 सितंबर के पास में आता है, ठीक है। ये हुए इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस के बाद में बारी आती है सोलिस्टिस। सोलिस्टिस क्या होता है? सोलिस्टिस का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर या तो डे और नाइट, इनकी जो लेंथ है वो लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है।
यानी कि एक ऐसा दिन जो या तो सबसे बड़ा है, अगर दिन सबसे बड़ा है तो नाइट ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, और अगर दिन सबसे छोटा है तो नाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये भी निकलता है कि नदर्न या फिर सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो आपके टिल्टेड है, वो आपके टिल्टेड है कहाँ, सन की तरफ टिल्टेड है ना। तो उनको मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इंसोलेशन की है सन की रेस की है वो थ्रू आउट द ईयर मिल रही है बेसिकली। और इसमें क्या चीज आती है कि समर सोलिस्टिस की जैसे अगर हम बात करें तो समर सोलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है, सन आपका नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव करने के बाद में सन यहाँ वर्टिकली ओवरहेड आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकली ओवरहेड ये आता है 21 जून के आसपास, इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, और विंटर सोलिस्टिस आता है आपका 22 दिसंबर के आसपास। यहाँ पर सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वर्टिकली ओवरहेड होता है। अब समर सोलिस्टिस के दौरान क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे मिलेगा आपको और शॉर्टेस्ट नाइट मिलेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा इसी दौरान, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, और विंटर सोलिस्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो विंटर सोलिस्टिस में सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे। ठीक है, ये वही होता है हमारा सोलिस्टिस। इसके बाद बारी आती है लेटीट्यूड की। ठीक है, तो देखो लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड भाई देखो सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अर्थ के सरफेस पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं, इमेजिनरी लाइंस है, इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और टेक्निकली देखा जाए तो भाई जैसे कि मान लीजिए ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, यानी कि ये 0 डिग्री वाली लाइन, इस पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से हम किसी भी पॉइंट तक एक एंगल अगर बनाते हैं, है ना, ये जो एंगल आपका बनेगा मानिए, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका एंगुलर डिस्टेंस जो होता है अर्थ के सरफेस से उसको हम लेटीट्यूड मानते हैं। लेटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होते हैं, लेटीट्यूड आपके 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक लोकेटेड होते हैं। सारे लेटीट्यूड पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, इक्वेटर के सारे लेटीट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल होती है, ये आपस में जाके नहीं मिलते, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर रहता है, इनके बीच का डिस्टेंस रहता है 1 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि 111 किलोमीटर, यानी कि दो पैरेलल लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। ठीक है, कुछ मेजर लेटीट्यूड्स आ जाते हैं भाई हमारे अर्थ के, लाइक इक्वेटर आ जाता है सबसे पहले 0 डिग्री पे, उसके बाद सबसे ऊपर यानी कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आर्कटिक सर्कल, यहाँ नीचे की तरफ अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो लाइंस आपको नदर्न हेमिस्फीयर में दिखेंगी वही लाइंस आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखेंगी। जैसे सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इक्वेटर को, तो आपको पता ही है इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम होता है इक्वेटर का। ऊपर वाला पार्ट होता है नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, ये आपका वो फारदेस्ट नदर्न लेटीट्यूड है जिसपे सन की रेज वर्टिकली ओवरहैंड पड़ती है, यानी कि सन की जो रेज है ना इस आखिरी पॉइंट पे डायरेक्ट जाती है, इसके ऊपर सन की रेज आपकी स्लैंट होके लाई करती है ना, ये होता है यहाँ पे। ये फिनोमेना कब होता है, ये फिनोमेना आपका जून के सोलस्टिस में होता है, 20 से लेके 22 जून के आसपास। इस लाइन के ऊपर जो आपके एरियाज हैं इन एरियाज को हम सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के अंदर में लाए नहीं करते, या फिर इनको हम नदर्न टेम्परेट जोन भी कहते हैं। सिमिलरली आपका इसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, 23.5 डिग्री साउथ। ये फारदेस्ट सदर्न लेटीट्यूड है जहां पर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली वर्टिकली ओवरहेड आती हैं, इसके नीचे वाले पॉइंट्स पे सन की जो लाइट है वो स्लैंट होके जाएगी। और ये फिनोमेना कब होता है, ये फिनोमेना आपका दिसंबर सोलिस्टिस में होता है, 20 से लेके 21 दिसंबर के बीच में। इस लाइन के नीचे जो पूरा एरिया है ये सब ट्रॉपिक्स में आता है या फिर सदर्न टेम्परेट जोन। फिर हमारे पास आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है। आर्कटिक सर्कल आपका पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिक सर्कल पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में।
ये पड़ता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये पड़ता है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके नॉर्थ साउथ में दो इक्वल लाइंस आ जाती है। ठीक, यहाँ पर आपकी सदर्न या नदर्न लिमिट मार्क होती है। ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा टाइम के लिए, यानी कि यहाँ पर सन आपका यूजुअली सेट नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में आ जाता है आपका नदर्न पोल 90 डिग्री, और यहाँ पर आ जाता है सदर्न पोल 90 डिग्री साउथ। नदर्न और साउथ पोल हमारे नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट होते हैं अर्थ के। ये बेसिकली वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां पर अर्थ का रोटेशनल एक्सिस अर्थ के सरफेस के साथ में क्या करता है, बेसिकली इंटरसेक्ट करता है। यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार पाया जाता है जिसका नाम है पोलरिस। यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ से क्लियरली विजिबल होता है। पोलरिस आपका नॉर्थ स्टार कहलाता है। ये क्या करता है, ये आपके स्काई में मोशनलेस रहता है, मूवमेंट नहीं करता। तो एक फिक्स्ड पॉइंट के तौर पे इसको सेलेस्टियल नेविगेशन के लिए नदर्न हेमिस्फीयर में यूज किया जाता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड की जो सारी लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस जो होती हैं, वो आपकी यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में मीट करती है। वही अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ये जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। यानी कि ईस्ट वेस्ट मेजरमेंट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री वही होता है, इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इस प्राइम मेरिडियन की ईस्ट में आप जाएंगे या वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। 180 आपको वर्टिकल ईस्ट लॉन्गिट्यूड में मूव करना पड़ेगा, यानी कि 180 लाइन इधर है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक भी आपको 180 वेस्ट वाली वर्टिकल लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। तो यानी कि 180 यहाँ से, तो ये कंप्लीट कितनी लाइनें बना देते हैं, कितनी डिग्री कर देते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं 360 डिग्री या फिर 360 लाइन, 180 ईस्ट से 180 वेस्ट से। अब प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर मान लीजिए हमारी अर्थ है, इस अर्थ के इस पॉइंट पे भाई हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो इसको जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि आपने यहां से मूव करके आप यहाँ गए, ट्रेवल किया आपने, जस्ट अपोजिट साइड में जो लाइन है दूसरी तरफ, वो है 180 डिग्री मेरिडियन, या फिर इसको सिंपली बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी आगे बताओ। ये एग्जैक्टली अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के, और अर्थ पे ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है एंटीपोडल पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एग्जैक्टली अपोजिट हों उनको एंटीपोडल पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझना है, आपको इसमें समझना है स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स को समझना है। तो देखो, टाइम जोन क्या होता है भाई। टाइम जोन का मतलब सीधा सा ऐसा रहता है, अर्थ का वो रीजन जिसने एक सेम स्टैंडर्ड टाइम को अपना रखा है। ठीक है, ये वो रीजन होता है। यूजुअली इसको हम लोकल टाइम नाम से भी रेफर करते हैं। तो टोटल वर्ल्ड में कितने हमारे टाइम जोन्स हैं, टोटल हमारे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन्स हैं, या फिर जिनको लॉन्गिट्यूडनल जोन्स कहा जाता है। यानी कि अर्थ को 24 टाइम जोन्स में हमने डिवाइड कर रखा है, जो कि हर आपका एक टाइम जोन, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड को हमने 1 घंटे में डिवाइड कर रखा है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचोगे, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, तो 1 घंटा जो है आपका, उसका डिफरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को हमने क्या बोला, इन्हीं को हमने बोला है स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर आप एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक पहुंचोगे तो एक्जैक्टली 15 डिग्री का ये आपका टाइम कवर, सॉरी 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर 360 डिग्री को ले लिया जाए तो भाई इसके अंदर में आ जाते हैं 24 घंटे, है ना। तो 360 अपॉन 24 यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी कि 1 आवर, है ना। 1 आवर मतलब 1 डिग्री आ जाता है भाई हमारा 4 मिनट। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग टाइम जोन्स ले रखे हैं। लाइक अगर हम कनाडा और यूएसए की बात करें तो इन लोगों ने कितने टाइम जोन्स ले रखे हैं, इन्होंने 5 टाइम जोन्स कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आ जाता है, इसमें अटलांटिक आ जाता है, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक। रशिया के पास तकरीबन 9 टाइम जोन्स है। ठीक है, इनके पास टाइम जोन जो है वो अलग अलग है।
देखो बेसिक इसका सिंपल कैलकुलेशन कैसा होता है, इसका सिंपल कैलकुलेशन ये होता है कि अर्थ आपकी रोटेट करती है 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर, 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर रोटेट करती है ना। तो भाई अगर मान लीजिए ग्रीनविच नाम की जगह है, ये जो अब मेरी प्राइम मेरिडियन है ना, ये आपकी ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच नाम की जगह है, उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट ले लिया है ना, ग्रीनविच मेरिडियन जिसे कहा जाता है। तो भाई ग्रीनविच मेरिडियन इसको बेसिकली कहा जाता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, दोनों एक ही नाम है इसके। तो मान लीजिए ग्रीनविच पे भाई आपके दोपहर के हो गए हैं 12, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम पे इस एग्जैक्ट टाइम पे अगर हम यहाँ से 15 डिग्री मूव करेंगे, 15 डिग्री मूव करेंगे तो वही वहां पर आपका 1 घंटा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि उसी सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होगा तो उसके लिए दोपहर के 1 बज जाएंगे। फिर अगर 15 डिग्री हम आगे मूव करेंगे तो भाई यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसके लिए दोपहर के 2 बज रहे होंगे। यानी कि हम लोग ग्रीनविच से थोड़ा 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 करके आगे हैं। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी। उस चीज के अंदर में क्या फिनोमेना था, सिंपल सा फिनोमेना ये था कि इंडिया के टाइम को हम कितना लेते हैं, इंडिया के टाइम को हम लेते हैं 5:30 GMT, है ना, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। यानी कि हम 5 hours 30 minutes GMT से प्लस में चलते हैं। वो कैसे? तो देखो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो गई यहाँ से गुजरा है मिर्जापुर से, ठीक है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम ट्रेवल करेंगे तो भाई मान लीजिए हमारे कितने डिविजन होने चाहिए, 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया 5, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 1 घंटा हो गया, यानी कि 15 डिग्री यहाँ पे कवर हुआ, 1 घंटा यहाँ पे, दूसरा घंटा यहाँ पे हो गया, तीसरा घंटा यहाँ पे हो गया, चौथा घंटा यहाँ पे, और 5वां घंटा, चलो इसको यहाँ ले लेते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, 5वां घंटा हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या है, आपका टोटल पूरा 15 डिग्री कवर नहीं होता, 7.5 डिग्री कवर हो रहा है। तो हम इस पॉइंट को क्या ले रहे हैं, इस पॉइंट को अगर ग्रीनविच के कंपैरिजन में ले रहे हैं तो हम ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट्स आगे, है ना। मतलब लाइन मेरी सही ड्रॉ नहीं हुई है इसीलिए, ठीक है। बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि भाई यहाँ से अगर हमारा ग्रीनविच निकल रहा है, यहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन निकल रहा है, और यहाँ के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, तो भाई 1 2 3 4 ये 5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर आपका 5.5 हो गया, है ना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा और हाफ 5.5 घंटा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के हिसाब से क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो अगर हम यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक लें तो तकरीबन 29 डिग्री आता है, 29 डिग्री आता है। तो ये 29 डिग्री तकरीबन 30 डिग्री के आसपास ले लेते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि 30 डिग्री को हम 15 डिग्री के हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आधे इंडिया का जो टाइम जोन है वो अलग होना चाहिए था, और आधे इंडिया का टाइम जोन जो है वो अलग होना चाहिए। तो 15 डिग्री यहाँ कवर कर रहा है, उसका टाइम जोन अलग होना चाहिए था, और जैसे ही 15 डिग्री स्विच हो जाता तो यहाँ आधा जो आपका इंडिया है उसका टाइम जोन अलग होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे भाई कोई बंदा गुजरात में है, गुजरात में सुबह 6 बजे सूरज निकल आया, है ना, 8 बजे तक भाई बंदा तैयार हो गया, 10 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच गया, शाम को 5 बजे या 6 बजे उसका ऑफिस खत्म हो गया, एंड ही इज डन विद दैट। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है और सीधी सी बात है यहाँ पर टाइम जोन का भी डिफरेंस आता है। अरुणाचल प्रदेश में भाई ये खेल हो रहा है कि यहाँ पर सुबह 4 बजे सूरज उग जाए, सूरज तो 4 बजे उग गया, ठीक है। लेकिन इसका ऑफिस भी सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, भले ही उसका सूरज 4 बजे उगाया है, उसका सूरज 4 बजे उगाया, वो भाई 6 बजे तक तैयार हो गया, 7 8 बजे तक उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, 9 बजे तक उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं है, 10 बजे वो ऑफिस जा, 10 बजे वो ऑफिस पहुंचा। और यहाँ पर फिर क्या है कि भाई यहाँ पर सूरज आपका डूब रहा है शाम को 4 बजे, हाइट पे है, हिल्स है, और उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको बेसिकली 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। यानी कि 2 घंटे की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा लाइट का यूज यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इसी कन्वीनियंस के लिए कि भाई ये इनकन्वीनियंस ना हो, काफी टाइम से डिमांड भी उठ रही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक अलग से टाइम जोन होना चाहिए, है ना। भाई यहाँ तो सुबह 6 बजे सूरज उगा, 8 बजे तक हम तैयार हो गए, 10 बजे तक हम ऑफिस पहुंच गए, 6 बजे तक हमारा काम टाइम कंप्लीट हो गया, हम वापस आ गए। लेकिन यहाँ तो 4 बजे सूरज उगा है ना, 10 बजे तक हम फिर भी 2 घंटे मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हैं, ये 2 घंटे हम ऑफिस में एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अंधेरे में दे रहे हैं। तो इस कन्वीनियंस के लिए आपके टाइम जोन्स बनाए गए। लेकिन इंडिया ने फिर भी क्या किया, कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सिर्फ एक ही टाइम जोन मतलब कि माना है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो मिर्जापुर यूपी से होकर निकलता है ना, उसको भाई माना
कि भाई हम अपनी जो कंट्री का पूरा टाइम जोन है वो हमारा GMT 5+30 मानेंगे, GMT से हम लोग 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हमसे आधे घंटा पहले चलता है, तो पाकिस्तान ने तकरीबन GMT से 5 घंटे पहले का टाइम ले रखा है ना। वो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे लाई करता है कि यहाँ से ज्यादा काउंट करोगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 5 घंटा, टोटल 5 घंटे आ हमारा जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बांग्लादेश हो सकता है हमसे आधा घंटा ज्यादा लेता हो, तो बांग्लादेश का हो सकता है GMT+6। तो ये बेसिकली डिफरेंस आता है आपके स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन। अब इसमें क्या कहानी आती है, इसमें कहानी आती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि ये तो भाई हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट साइड है ना, इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि यहाँ के आसपास क्या है भाई, अर्थ के जस्ट अपोजिट साइड हमारा पड़ता है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री वाली लाइन। यहाँ पे क्या कहानी होती है, मान लीजिए कोई बंदा ग्रीनविच से ट्रेवल कर रहा, यानी कि यहाँ से ले लेते हैं भाई हमारी प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच है, कोई बंदा ग्रीनविच से ट्रेवल कर रहा हो ईस्ट की तरफ, वो बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो वो क्या करेगा 180 डिग्री मेरिडियन पे पहुंच जाएगा। तब तक वो कितनी डिग्रीज कवर कर लेगा, 180 डिग्रीज टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो इस पॉइंट पे पहुंच के अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ फोन करता है और बोलेगा कि भाई यहाँ तो रात के 12 बज रहे हैं, तो उसका रिश्तेदार बोलेगा नहीं भाई यहाँ तो रात के दिन के 12 बज रहे हैं। यानी कि सेम टाइम पे वर्ल्ड में तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो भाई दोनों इंस्टेंटली लाइव बात कर रहे हैं ना, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो आपका 12 घंटा आगे चल रहा है GMT से। GMT से हमने जो कैलकुलेशन किया है वो आपकी टोटल 12 लाइन्स का यहाँ पे डिवीजन आ चुका है, यानी कि एक लाइन में 1 घंटा प्लस करके वो आपका पहुंच चुका है यहाँ पर। सिमिलरली अगर वो वेस्ट की तरफ से जाता है, यहाँ से मूव करता है और वो फिर इसी पॉइंट पे आता है, लेकिन वो वेस्ट की तरफ से जा रहा है, तो वो 12 घंटे लूज कर देगा। सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर आप GMT से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका टाइम प्लस में चलेगा, और वही अगर आप GMT से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम जो है माइनस में चलेगा। यानी कि भाई ये बंदा यहाँ पर जो खड़ा है इसके लिए 12 बजे हैं फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख के, और इसके लिए 12 बजे हैं कितनी तारीख के, इसके लिए 12 बज जाएंगे 5 तारीख के। लेकिन अगर कोई बंदा वेस्ट से मूव होके यहाँ पे पहुंचा है तो उसके लिए कितना टाइम होगा, उसके लिए भाई वो अपने रिश्तेदार को फोन करेगा, वो भी बोलेगा कि भाई यहाँ जो है सुबह के 12 बज रहे हैं, यानी कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो तारीख होगी है ना वो कितनी होगी, उसके लिए तारीख होगी भाई 3, उसके लिए 3 तारीख होगी। ठीक, या फिर सॉरी 4 तारीख, 4 तारीख की सुबह रात होगी। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है इसमें। तो आपका टाइम का लॉस होता है जब आप वेस्ट से जाते हैं, टाइम का गेन होता है जब वो ईस्ट से आते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी वो जगह है जहां पर डेट एग्जैक्टली एक दिन से चेंज हो जाती है जब उसको क्रॉस किया जाए। कोई भी ट्रेवलर अगर डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट क्रॉस कर रहा है तो उसका दिन खो जाएगा, है ना, उसका लॉस इन टाइम होगा। और दूसरी तरफ अगर वो डेट लाइन को वेस्ट टू ईस्ट कवर कर रहा है तो भाई क्या होगा, उसका दिन गेन हो जाएगा, यानी कि उसको गेन मिलेगा टाइम का। तो इंटरनेशनल जो आपकी डेट लाइन है ये मिड पैसिफिक, यानी कि यहाँ पर इसको थोड़ा कर्व दिया यानी कि जिगजैग किया हुआ है ना, ये थोड़ी सी जिगजैग है। अब ये आपकी कौन सी जगह है, ये बेरिंग सी, यानी कि बेरिंग स्ट्रेट के आसपास इसको थोड़ा सा जिगजैग करना स्टार्ट किया। बेरिंग सी हो गया, फिजी यहाँ पे पड़ जाता है ना, फिजी के साथ साथ टोंगा पड़ जाता है, बाकी आइलैंड्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो आइलैंड्स के ग्रुप है ना ये आपके एक साथ सिचुएटेड है, टाइम और डेट की कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इसको एज्यूम करवा के, मतलब जो भी सिस्टमेटिक रहा हो उन लोगों ने इसको थोड़ा साइड में कर दिया है। तो इससे कन्वीनियंस क्या आती है, इससे कन्वीनियंस ये आती है कि भाई हम ये इधर वाले हैं वो एक पर्टिकुलर डेट को फॉलो कर रहे हैं, जो इधर वाले हैं वो दूसरी डेट को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना ये काफी पास है, ये काफी पास है, आसपास है, तो ये लोग आपका एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। यानी कि किसी ने इसमें न्यूजीलैंड का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, किसी ने एशियाटिक टाइम ले लिया, किसी ने अमेरिकन डेट ऑफ टाइम को ले लिया है, तो इस तरीके से ये लोग फॉलो करते हैं। तो इस कन्वीनियंस के लिए इन्होंने क्या किया, इस कन्वीनियंस के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पर थोड़ी सी कर्व। उसके बाद पूरा यही समझा दिया। उसके बाद भाई हमारा जो दूसरा फिनोमेना आता है, ये फिनोमेना हमारा आता है डे लाइट सेविंग टाइम, है ना। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बंदे में क्या इशू आ सकता है, यानी कि टाइम में क्या इशू आ सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है डे लाइट सेविंग टाइम में, जिसको DST भी कहा जाता है, इसमें समर टाइम में
जो आपके आर्कटिक वाले रीजन्स हैं या फिर टेम्परेट वाले रीजन्स हैं जहाँ पर आपकी समर बहुत कम पड़ती है और सर्दियाँ बहुत तगड़ी पड़ती हैं, तो समर टाइम में क्या किया जाता है, क्लॉक्स को 1 घंटा प्लस कर दिया जाता है ना। और विंटर टाइम में उसको फिर से 1 घंटा माइनस कर लिया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो इवनिंग डे लाइट होती है वो समर टाइम में ज्यादा मिलती है। तो अगर आप नॉर्मल टाइम के हिसाब से चले तो फिर क्या होता है कि भाई हमारा बॉडी क्लॉक काम करती है। हमारी बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है, हमारी बॉडी क्लॉक काम करती है कि भाई सनराइज हुआ और हमें उठना है जनरली, है ना। सनसेट हुआ तो हम अपनी एक्टिविटीज जो है वो धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते। तो आपका फॉल के टाइम में क्या होगा, फॉल के टाइम में मान लीजिए आपका सन जो है वो सुबह 8 बजे होगा, है ना। हम एक्टिविटीज उसी हिसाब से करेंगे। और अब क्या होता है कि भाई समर के टाइम में भी अगर हम 8 बजे की बेसिस पे काम करेंगे, लेकिन सन कितने बजे उग रहा है, सन भाई हमारा 7 बजे उग रहा है, तो हम 1 घंटा लेट हो रहे हैं। हम ये जो आपकी डे लाइट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम जो है वो हम विंटर के टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फॉरवर्ड कर लेते हैं टाइम को 1 घंटा, और विंटर आते आते फिर से टाइम को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। नॉर्मल दिनों में आपका क्या होगा, नॉर्मल दिनों में मान लीजिए आपका 10 बजे ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे आपका ऑफिस खत्म हो रहा है। आपने 1 घंटा उसको प्लस कर लिया डे लाइट सेविंग टाइम में, तो सुबह 9 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है और 4 बजे आपका ऑफिस खत्म हो रहा है। तो इसीलिए डे लाइट सेविंग टाइम जो है वो आपका किया जा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा अर्थ और यूनिवर्स का जो टॉपिक है वो होता है खत्म। अर्थ और यूनिवर्स में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। जो एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं और एमसीक्यूज को आप देखिए। एमसीक्यूज के जो सॉल्यूशंस है वो भी आपको उनके साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में तकरीबन 2 लेक्चर्स होंगे, 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी कवर कर लेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद में हमारा एक टॉपिक आएगा ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में भी तकरीबन हमें 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे। और फिर एक मेजर टॉपिक आएगा आपका क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया, जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किया। हमने क्लाइमेटोलॉजी कवर कर ली, लेकिन क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया हमने कवर नहीं किया। तो क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तकरीबन 4 से 6 लेक्चर्स आपके और हो जाएंगे। उसके बाद में वी विल बी कवरिंग क्लाइमेट एंड मॉनसून। फिर हम एक मेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक सेशन रखेंगे, जिसमें आपके पूरे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, पूरे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम उसमें रखेंगे। एंड देन यू कैन सी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी होंगे। फिर एक दो हमारे मिसलेनियस के टॉपिक्स भी बचेंगे, बायो ज्योग्राफी एंड ऑल। उनको हम साइमल्टेनियसली, अभी काफी टाइम है, धीरे धीरे 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।